Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. Welcome to CUET UG History classes. We are covering the third chapter of modern Indian history, Mahatma Gandhi and his movements, and this is the fourth video in this series. Today we are going to discuss about Quit India. आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में और हमारे देश का विभाजन किस प्रकार से हुआ और उसके बाद किस तरीके से हमारा देश दो अलग अलग देशों में बंट जाता है। इन तमाम इवेंट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है जब क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है और वो सक्सेसफुल नहीं होता है तो गांधी जी ने एक तीसरा बहुत बड़ा मूवमेंट लीड करने की कोशिश किया ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, जिसे उन्होंने क्विट इंडिया कैंपेन का नाम दिया, जो कि अगस्त 1942 में शुरू हुआ। अगस्त क्रांति मैदान के नाम से अभी भी महाराष्ट्र में जो मैदान है वहाँ से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। गांधी जी को एक बार फिर से जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद में कई सारे छोटे छोटे लेवल की एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की गई, स्ट्राइक्स हुए और इस तरीके से पूरे कंट्री में अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ये जो अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस शुरू होता है और इसमें कांग्रेस के कई सारे सोशलिस्ट मेंबर्स जैसे जयप्रकाश नारायण और इन जैसे कई सारे लोग ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ मूवमेंट को जारी रखते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि सतारा एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, और इसके अलावा मेदिनीपुर जो कि ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर कई सारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स जो है वो बनाई गई, यानी कि लोकल लोगों ने, लीडर्स ने ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर लिया और बाद में ब्रिटिशर्स ने बड़े ही फोर्स के साथ, ताकत के साथ इनका जवाब दिया और इस तरह के रेबेलियन को सप्रेस करने की, उसको दबाने की कोशिश किया। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात की जाए, भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए, तो ये एक मास मूवमेंट था, यानी कि आवाम जनता इसमें बहुत बड़े लेवल पर शामिल हुई और इसमें 100 और 1000 जो आम लोग थे वो इसमें शामिल हुए और ख़ास तौर से जो यंग लोग थे, नौजवान थे, वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है इसमें शामिल हुए और लोगों ने कॉलेजेस को, बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स थे वो कॉलेजेस को छोड़कर वो जेल जाना शुरू किए। तो ये एक तरीके से जेल भरो आंदोलन भी एक प्रकार से शुरू हो गया था। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से उस टाइम पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क कर रही थी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का एक सीन यहाँ पर दिखाया गया है। ये सब विमेंस हैं जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो कांग्रेस लीडर्स जब जेल में थे तो जिन्ना और इनके साथी जो हैं वो मुस्लिम लीग में जो है काम कर रहे थे और इन्फ्लुएंस कर रहे थे और इन दिनों लीग ने पंजाब और सिंध के इलाके में, पंजाब और सिंध प्रोविंस है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस फैला चुके थे ये लोग। जून 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है तो गांधी जी को जेल से आज़ाद कर दिया जाता है और उसके बाद अब गांधी जी आगे के मूवमेंट को लीड करेंगे। जो लास्ट ईयर कई सारी सीरीज़ मीटिंग हुई जिन्ना के साथ में, जिसमें कोशिश ये हुई कि जो लीग, मुस्लिम लीग है और कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके बीच में जो दरार आ गई है, जो गैप आ गया है, उसको फिल किया जा सके और इसकी कोशिशें लगातार होती रहीं। 1945 में ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर पावर में आती है और वो ये कमिटमेंट करते हैं वो लोग, लेबर पार्टी के लोग, कि हम इंडिया को आज़ाद कर देंगे, ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया। लेकिन उसी बीच जो वॉइसरॉय थे लॉर्ड वेवेल, उन्होंने कांग्रेस और लीग को एक साथ लाने के लिए कई सारे टॉक्स अरेंज किए, कई सारी बातचीत हुई और 1946 में फ्रेश इलेक्शंस हुए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के। तो जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए, जहाँ पर रिजर्वेशन नहीं था, जैसे कई सारे इलाकों में मुसलमानों का मुस्लिम इलेक्टोरेट जो था वो रिजर्वेशन वाला था, तो जनरल कैटेगरी में अगर देखा जाए तो इसमें कांग्रेस जो है वो आगे आगे रही और जो रिजर्व्ड थे मुस्लिम्स के लिए, वहाँ पर लीग जो है ये काफ़ी अच्छी मेजॉरिटी के साथ जीतती है, मुस्लिम लीग जो है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है
हिंदू मुस्लिम के बीच का जो एक गैप था वो और ज़्यादा बढ़ना शुरू होता है। फिर ब्रिटिशर्स कैबिनेट मिशन वो भेजते हैं, और ये कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 के समर में, गर्मी के मौसम में आता है, लेकिन ये भी फेल हो जाता है कांग्रेस और लीग को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। तो इस तरीके से कई सारे टॉक्स होते हैं, और वो तमाम के तमाम टॉक्स जो हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते बल्कि नाकाम हो जाते हैं। इस तरीके से जिन्ना ने अपनी बात मनवाने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर दिया। डायरेक्ट एक्शन डे जो था, इसमें पाकिस्तान की जो डिमांड थी जिन्ना की, मुस्लिम लीग की, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको फोर्स करने के लिए इन्होंने ये शुरू किया, और एक दिन फिक्स किया 16 अगस्त 1946। इसमें बहुत ज़्यादा खूने जो है लड़ाइयाँ हुई, रॉयट्स हुए कलकत्ता के आसपास इलाकों में, और हिंदू और मुस्लिम में एक तरीके से दंगा फसाद फैलना शुरू हुआ। ये वायलेंस जो है ये कलकत्ता के अलावा जो रूरल बंगाल है वहाँ पर भी फैला, बिहार के कुछ इलाकों में, और फिर धीरे धीरे करके यूनाइटेड प्रोविंसेस और पंजाब के इलाकों में भी ये रॉयट्स फैलने शुरू हुए। कुछ प्लेसेस पर जो मुस्लिम्स थे उन्हें ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, ज़्यादा जानें मुसलमानों की गई, जबकि कुछ दूसरी जगहों पर हिंदुओं की भी जाने गई। तो इसमें नुकसान दोनों कम्युनिटी का हुआ, और ये एक बहुत ही डार्क स्पॉट है हमारी हिस्ट्री में। इसके बाद में फरवरी 1947 में बेबल जो हैं इनको रिप्लेस करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में जो वाइसराय, इंडिया के नए वाइसराय आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन, तो वो कई सारे टॉक्स, कई सारे लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो करते हैं, जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिश इंडिया जो है ये फ्री होगा, लेकिन फ्री होने के साथ साथ बट ऑल्सो डिवाइडेड, यानी कि हम भारत देश को तो आज़ाद कर रहे हैं, बट सिर्फ आज़ाद नहीं कर रहे हैं बल्कि हम इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न भी कर रहे हैं। और ये फॉर्मल जो पावर है, ट्रांसफ़र पावर, ये जो है 15 अगस्त को फिक्स किया गया, और वो दिन आया जब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया जाने लगा। दिल्ली में जो है कई एक तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे उन लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी को फादर ऑफ द नेशन का लक़ब दिया, नाम दिया, और इस तरह से जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दिल्ली में, उसके सामने भीड़ ने महात्मा गांधी की जय का नारा लगाया। तो महात्मा गांधी की जय के जो नारे हैं ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाहर लग रहे थे, और ये इंडियंस हैं जो लगा रहे थे। और यहाँ पर गांधी जी की आप फ़ोटो देख सकते हैं, एक तरफ जवाहरलाल नेहरू हैं, दूसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, और ये किस तरीके से महात्मा गांधी से मीडिएट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कट कर देना भैया। अब इस तरीके से हमारे देश का पार्टीशन हो जाता है, हमारा देश दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। 15 अगस्त को जहां एक तरफ पूरे इंडिया में, हमारी राजधानी में और दूसरे अलग अलग शहरों में आज़ादी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, एक तरीके से फेस्टिवल वाला माहौल था, गांधी जी जो हैं वो कलकत्ता में थे, और उन्होंने कोई भी फंक्शन या कोई भी ध्वजारोहण समारोह अटेंड नहीं किया, बल्कि गांधी जी ने अपना 24 घंटे का जो वक्त था उसको फास्टिंग में गुजारा, भूखा रह के गांधी जी ने गुजारा। जो फ्रीडम स्ट्रगल इतने दिनों से गांधी जी चाह रहे थे, जिसके लिए कोशिशें कर रहे थे, दगोदो कर रहे थे, वो आज इस मोड़ पर आ गया था कि उसका जो कर्ज है, जो उसके प्राइस है, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। यानी कि राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, और हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के गले काटने पर, एक दूसरे को ज़बह करने पर तुले हुए हैं, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं। तो गांधी जी ने इस तरीके का तो आज़ाद हिंदुस्तान का सपना नहीं देखा था, काफ़ी वो परेशान थे, और इसलिए गांधी जी ने 24 घंटे का उपवास भी रखा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो गांधी जी के बायोग्राफर हैं D.G. तेंदुलकर, ये लिखते हैं कि गांधी जी जो हैं ये हॉस्पिटल्स और रेफ्यूजी कैंप्स में जाया करते थे, और वहाँ पर जो डिस्ट्रेस्ड पीपल थे, जो ज़ख्मी हालत में या परेशान लोग थे, उनके पास जाते थे वो। और इन्होंने सिख, हिंदू, मुस्लिम, इन तमाम लोगों से कहा कि अपनी जो पुरानी बातें हैं, जो पास्ट है, उसको भूल जाओ और उसको लेकर बैठे नहीं रहो, आपस में एक दूसरे से मिलजुल के रहो और ये लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो। गांधी जी और नेहरू के इनिशिएटिव पर कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे,
द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़, ये किसके किसके इनिशिएटिव रहा है? तो गांधी और नेहरू का इनिशिएटिव रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने अपने रेजोल्यूशन बना के पास किया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो पार्टी है इसने टू नेशन थ्योरी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी जो है ये टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी, और वो नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लेकिन फिर भी मजबूरन उन्हें ज़बरदस्ती इस फैसले को एक्सेप्ट करना पड़ा। और ऐसा माना जाता है कि इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मेनी रिलीजन्स एंड मेनी रेसेस एंड मस्ट रिमेन सो। जैसे कि भारत जो है हमारा देश कई सारे मज़हब, कई सारे जाति और अलग अलग लैंग्वेजेस का देश है, तो आज भी है ये चीज़। लेकिन जो पाकिस्तान की सिचुएशन थी वो अलग थी, और ये कहा गया कि पाकिस्तान जैसी भी कंट्री बनेगी हमें उससे मतलब नहीं है, हमारा जो देश होगा वो एक डेमोक्रेटिक सेक्युलर स्टेट होगा, जिसमें तमाम सिटीजन्स, तमाम शहरियों को बराबर के अधिकार होंगे, और इन तमाम की जो है स्टेट जो है प्रोटेक्शन करेगा, और किसी भी धर्म के हों, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हों, सबको सेम प्रोटेक्शन मिलेगा इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। तो ये चीज़ें हुई उस समय। कांग्रेस जो है ये चाहती थी कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए जो है प्रोटेक्शन होना चाहिए, तो जो उनके एबिलिटी है या उनके जो राइट्स हैं एग्रेशन के ख़िलाफ़, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया कांग्रेस पार्टी ने। बहुत सारे स्कॉलर्स लिखते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद गांधी जी जो हैं बंगाल के एरिया में शांति स्थापित करने के लिए गांधी जी काफ़ी दिनों तक बंगाल में रहे, और बाद में दिल्ली से शिफ्ट हो गए, और वहाँ से इन्होंने इरादा किया कि वो उन पंजाब के उन इलाकों में जाएंगे जहाँ पर इस तरह के राइट्स हो रहे हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं। जब वो कैपिटल में थे, दिल्ली में थे, तो हिज मीटिंग वेयर डिस्टर्ब्ड बाय रिफ्यूजीज हु ऑब्जेक्टेड टू रीडिंग फ्रॉम द कुरान और शाउटेड स्लोगन्स आस्किंग व्हाई ही डिड नॉट स्पीक ऑफ द सफरिंग ऑफ दोज हिंदूज एंड सिख्स स्टिल लिविंग इन पाकिस्तान। वो मीटिंग में जाके और कुरान की आयतें पढ़कर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके अपोजिशन में लोग बोलने लगे कि आप मुसलमानों की इतनी फ़िक्र कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो सिख और हिंदू हैं उनकी जो सफरिंग्स है उसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से गांधी का अपोजिशन भी हो रहा था एक तरीके से देखा जाए तो। और 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की जो ज़िंदगी है उसको उनकी जान पर हमला हुआ, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। 26 जनवरी को उन्होंने एक प्रेयर मीटिंग की, और उसमें उन्होंने इंडिपेंडेंस डे जो पहले 26 जनवरी को सेलिब्रेट हो रहा था उस दिन को उन्होंने सेलिब्रेट करने की कोशिश की। नाउ फ्रीडम हैड कम बट इट्स फर्स्ट फ्यू मंथ्स had been deeply disillusioning. However, they trusted that the worst is over, that Indians would henceforth work collectively for the equality of all classes, creeds, never the domination and superiority of the major community over a minor, however insignificant it may be in numbers of influence. गांधी जी ने कहा कि अब आज़ादी आ गई है और कुछ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी ही ट्रस्टेड, उनका ये भरोसा था कि जो बुरी चीज़ थी, वर्स्ट थी, वो तो ख़त्म हो गई, और इंडियंस को अब हम एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि तमाम क्लासेस, तमाम क्रीड्स की इक्वलिटी की बात हो सके, और जो मेजर कम्युनिटी है उसकी डोमिनेशन या सुपीरियरिटी माइनॉरिटी पर ना हो। और उन्होंने इस तरीके से मेल जोल की बात की। He also permitted himself the hope that though geographically and politically India is divided into two, the heart we shall ever be friends and brother, helping and respecting one another and be one for the outside world. गांधी जी ने कहा कि भले ही हमारा देश दो अलग अलग देशों में बंट गया है, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया है, लेकिन हम हमेशा हमारे पॉलिटिकली अगर देखा जाए, जोग्राफिकली हम बटे हुए हैं, लेकिन हमारे दिल मिले हुए हैं, और हम हमेशा भाई की तरह रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, दोस्त की तरह रहेंगे, और बाहरी दुनिया के लिए हम एक भाई, एक साथी बनकर रहेंगे। गांधी जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है एक आज़ाद और यूनाइटेड इंडिया का सपना देखा। इसके लिए लड़ते रहे कि भारत देश आज़ाद हो और ये यूनाइटेड हो, बटा न रहे अलग अलग खेमों में। लेकिन जब देश दो अलग अलग हिस्सों में बट गया, तो इन्होंने दोनों पार्ट्स के लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आपस में एक दूसरे की रेस्पेक्ट करो, दोस्ती के साथ साथ रहो, तभी हमारी तरक्की हो सकती, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके बाद में अगर देखा जाए जो दूसरे इंडियंस थे वो उतना ज़्यादा लेस फॉरगिविंग थे, और जब भी प्रेयर मीटिंग हुआ करती थी
जब गांधी जी डेली प्रेयर में जाया करते थे, और एक दिन क्या हुआ, शाम के टाइम पे 30 जनवरी को गांधी जी को एक इंसान ने जाकर कत्ल कर दिया, जिसका नाम नाथूराम गोडसे था। तो इसने गांधी जी को कत्ल इसलिए किया क्योंकि गांधी जी एक तरीके से सिक्योरिटी की बात कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, और जो गोडसे की आइडियोलॉजी थी वो कहीं ना कहीं उसका ये मानना था कि चूंकि मुस्लिम्स के लिए पाकिस्तान बन गया है तो इंडिया हिंदुओं का होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसलिए वो गांधी जी को अपोज कर रहा था, और इस अपोजिशन में उसने गांधी जी की जान भी ले ली। तो इसने सरेंडर भी कर दिया कुछ टाइम के बाद में, और जब गांधी जी की को इस तरीके से कत्ल कर दिया गया, डेथ हो गई गांधी जी की, तो पूरे देश में एक गम का माहौल आ गया, और अलग अलग इलाकों से लोग गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचना शुरू हुए। कई सारे इंटरनेशनल फिगर्स भी आए, जैसे जॉर्ज ऑरवेल, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये लोग भी जो है गांधी जी के लिए मौन किया। टाइम मैगजीन ने गांधी जी के बारे में लिखा कि गांधी जी एक टाइम मैगजीन ने एक बार जो गांधी जी की मॉकिंग किया था, उसने बेइज्जती किया था कि फिज़िकल साइज़ जो है वो नॉन रेशनल है, लेकिन जो इनकी शहादत है उसकी काफ़ी तारीफ़ हुई। तो इस तरीके से अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने गांधी जी के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव अलग तरीके से लिखा, और ये एक पॉपुलर प्रिंट है जिसमें महात्मा गांधी को दिखाया गया है कि वो एक यूनाइफाइंग फोर्स थे, जिन्होंने पूरे देश को एक करके रखा था, मुत्तहिद करके रखा था अपने इस नेशनल मूवमेंट में। और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल देखे जा सकते हैं इसमें कि कांग्रेस के दो स्टैंड की तरह से ये दोनों तरफ खड़े हैं, और गांधी जी की जो समाधि है बाकी सारे लोगों को यूनाइट करके किस तरीके से, और गांधी जी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इनको। तो ये एक उस टाइम पे प्रिंट पेंटिंग थी जो इस तरीके से दिखाया गया है। तो इसमें आज हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी ने शुरू किया, और फिर हमारे देश को आज़ादी होती है, और इस बीच जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, और वो समस्या है हमारा विभाजन का, जिसकी वजह से हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दूरी पैदा हो जाती है और दो देश बनते हैं। गांधी जी के बारे में जानने के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।